कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक विश्वकर्मा, एडू फोकस एजुकेशन। मैं आज आप लोगों को रिवाइज करने जा रहा हूँ आईसीएमआर के लिए सेल सिग्नलिंग। तो ये रिवीजन क्लास है और इसमें मैंने बहुत ही स्पीड में पढ़ाया है, इसलिए अगर आपको लगता है कि स्पीड बहुत फास्ट है तो आप उसका प्लेबैक स्पीड थोड़ा स्लो कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से यूट्यूब के वीडियोस को बहुत लाइक और बहुत सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ भी है, हाँ नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और काफ़ी अप्रेजल मिल रहा है, आप लोगों को वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं, इससे मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं यहाँ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये मेरी कोचिंग है एडू फोकस एजुकेशन। यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, जब ऑफलाइन चलती हैं तो, या जब चलेंगी तो अगर आप लोगों को कभी मौका मिलता है बनारस आने का तो बनारस आइए, तो एडू फोकस एजुकेशन पे ज़रूर आइए और हमसे ज़रूर मुलाकात करिए। बाकी इस वीडियो में मैंने बहुत तेज़ी से पढ़ाया है, मतलब स्पीड बहुत फास्ट है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ये रेगुलर क्लास नहीं है। कीप इन माइंड कि ये रेगुलर क्लास नहीं है। तो अगर कहीं भी आपको लगता है कि बहुत फास्ट है तो आप स्लो कर लीजिएगा और डायग्राम्स को ध्यान से देखिएगा, और हर एक पॉइंट को मैंने इम्पोर्टेंटली बताया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट बात याद रखिएगा कि इसमें मैंने जीपीसीआर पढ़ाया हुआ है, आरटीके में नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, मैं इसको और अच्छे से इम्प्रूव करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं सेल सिग्नलिंग का रिवीजन। बेसिकली हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग देखेंगे कि इसके जो क्वेश्चन, मान लीजिए जो आईसीएमआर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसी हिसाब से हम लोग इसको पढ़ा जाएगा। फिर कुछ लोगों को CSIR का भी एग्ज़ाम देना होगा, कुछ लोगों को TIFR का भी एग्ज़ाम देना होगा, या कुछ लोगों को गेट का भी एग्ज़ाम देना होगा। ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये जो मैं अभी सेल सिग्नलिंग रिवीजन कराने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिएगा इसको, ओके। देखिए सेल सिग्नलिंग है क्या एक्चुअली। सेल सिग्नलिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल सिग्नलिंग, है ना, देख लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ये सेल है, ठीक है, और एक ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल को मतलब सेल A को सेल B से कुछ कहना है, तो इसके पास मोबाइल फ़ोन तो है नहीं कि इसको फ़ोन कर देगा ये कि चले आना तुम पान की दुकान पे 3:30 बजे, समझ रहे हो। यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल देना है, तो ये कोई मॉलिक्यूल, कोई केमिकल यहाँ से सिक्रीट कर सकता है, ठीक है। और ये जो सेल होगी, इस सेल पे रिसेप्टर होगा जो यहाँ से कोई मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है उस मॉलिक्यूल को रिसीव कर ले। यही कंसेप्ट है सेल सिग्नलिंग का। तो बेसिकली हम लोगों को क्या देखना है, सेल कम्युनिकेशन, कैसे बात करते हैं, एक सेल दूसरे सेल से कैसे बात करता है, कौन सा व्हाट्सअप, कौन सा इंस्टा, कौन सा फेसबुक है उनके पास जिसके थ्रू वो बात कर लेते हैं, सेल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कम्युनिकेशन का एम क्या होगा, क्या क्या मतलब एक सेल को दूसरे सेल से कुछ कराना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेल है, सेल A, ठीक है, और ये सेल चाहता है सेल B से, ठीक है, कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए, ये अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करे। तो ये क्या करेगा ना, ये सेल जो क्या करेगा, ये सेल यहाँ से एक केमिकल सिक्रीट करेगा। ये देखिए ये केमिकल है, ये सिक्रीट होगा और ये केमिकल सिक्रीट होके जाके बाइंड करेगा इस सेल के रिसेप्टर पे। अच्छा देखिए बगल में यहाँ पे कोई C सेल भी प्रेजेंट रह सकती है, तो ये C सेल पे क्या होगा ना कि ये इसका रिसेप्टर ही ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से जो सिग्नल ये रिलीज हुआ था वो जाके यहाँ पे बाइंड कर पाए। वो जाके बाइंड करेगा कहाँ पे, यहाँ पे जो B सेल का मतलब ये जो B सेल है, B सेल T सेल वाला सेल नहीं, बस हमने नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इस पे ये रिसीव कर पे, इस पे रिसेप्टर पे बाइंड कर पाए और फिर इसको इंड्यूस करे कि तुम अल्फ़ा प्रोटीन बनाओ।
अब इंडक्शन के कई तरीके हैं, ठीक है। हो सकता है ये कि ये जो सिग्नल है वो सिग्नल क्या करेगा कि इस रिसेप्टर से बाइंड करके अंदर इंट्रासेलुलर कोई प्रोटीन बनाए, और ये प्रोटीन भी जाके दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करे, और फिर जाके ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करा के एक प्रोटीन की सिंथेसिस कराएं, ठीक है। यानी कि जो सिग्नल होता है ना, ये सिग्नल भी कई तरह का होगा और उसका रिसेप्टर भी कई तरह का होगा। जैसे हम लोग ये जानते हैं, ये देखिएगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि ये देखिए ये रहा सेल, ठीक है, और इस सेल में से हम क्या करते हैं, इतना जो जगह है ना, इतनी जगह को हम यहाँ पे ले लेते हैं। जल्दी जल्दी बताना है, ये रिवीजन क्लास है तो ये पूरी कंप्लीट क्लास नहीं है, ओके। हो सकता है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आए, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके सारे कंसेप्ट फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। फटाफट मुझे बताना है, जल्दी जल्दी बताना है कि आपका रिवीजन हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो बस थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बता दूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि देखिए फॉस्फोलिपिड बाईलेयर होती है। अच्छे से पता है हम लोगों को कि ये फॉस्फोलिपिड बाईलेयर होती है। ये देखिए बहुत बढ़िया तो नहीं बना पा रहा हूँ मैं, ज़रूरत होगी तो आगे देखूँगा, बताऊँगा, बनाऊँगा, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड बाईलेयर है। अब ये देखिए अगर ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो मेम्ब्रेन में अगर ये साइटोसोलिक पोर्शन है, ओके, और ये एक्स्ट्रा साइटोसॉल है, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टार शेप सिग्नल मॉलिक्यूल है, या राउंड शेप है, ठीक है, या मून शेप्ड है, तो हो सकता है कि ये जो है अंदर इंटर कर जाए, या हो सकता है ये अंदर इंटर न कर पाए, और ये हो सकता है कि ये अंदर भी इंटर करे और सीधे न्यूक्लियस में भी इंटर कर जाए। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है यहाँ पे भी। तो जो देखिए जो इंटर नहीं कर सकती है, जनरली ये ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि होते हैं हाइड्रोफिलिक। तो देखिए अब ये जो हाइड्रोफिलिक सिग्नल हैं, ये हाइड्रोफिलिक सिग्नल कभी भी सेल के अंदर क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे इनका रिसेप्टर पाया जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेल सिग्नल्स होंगे जो कि अंदर इंटर कर जाएंगे, जो कि वो होंगे क्या, हाइड्रोफोबिक, जिसको बोला जाता है हिंदी में जल विद्रोही, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब ये हाइड्रोफोबिक जो है अंदर जा सकता है। अच्छा, हाइड्रोफोबिक कई तरह का, जैसे फैट सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल है ना, या कोई गैस भी हो सकती है, तो वो सेल के अंदर जाके, हो सकता है सेल के अंदर उसका कोई रिसेप्टर हो, या हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर कोई इसका रिसेप्टर, और उस पर जाके ये बाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो सिग्नल है, देख लीजिएगा सिग्नल, ठीक है, जो सिग्नल है, सिग्नल तीन तरह का हो सकता है। एक हो सकता है हाइड्रोफिलिक, यस हाइड्रोफिलिक, या हो सकता है हाइड्रोफोबिक, डोंट माइंड फॉर द स्पेलिंग्स, या हो सकता है कोई गैसेस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक जितने भी सिग्नल होते हैं ना, अब रिसेप्टर की बात करेंगे। रिसेप्टर कैसा होगा उनका, तो सबका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा, और यहाँ देखिए हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक में क्या होगा, हाइड्रोफोबिक ऐसे होंगे, हाइड्रोफोबिक जो सिग्नल्स होंगे उनके सेल के अंदर, इनसाइड सेल इनसाइड में रिसेप्टर उनका हो सकता है। गैसेस पे भी सेल के इनसाइड में रिसेप्टर उनका हो सकता है, ओके। तो यही सारी चीज़ें ना हम लोगों को देखनी है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा पुरानी मूवीज़ जो आती थी, कि उसमें क्या है कि एक विलन है, उसके पीछे बंदूक लेके एक खड़ा हुआ है, फिर एक और उसके पीछे बंदूक लेके खड़ा हो गया, फिर उसके पीछे और बंदूक लेके खड़ा हो गया, और लास्ट में जो रहता है वो अमिताभ बच्चन वाली कोई मूवी अभी याद नहीं आ रही है, जो कि सिर्फ अपना उंगली लगाए रहता है। तो ऐसे सेल सिग्नलिंग में भी ऐसे कैस्केड्स आपको दिखाई देंगे, जहाँ पे होगा ये कि ये प्रोटीन एक्टिवेट करती है इसको, 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 और ये जाके यहाँ पे जो गंगाधर है, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है, इसको कहता है कि तुम शक्तिमान बन जाओ, यानी कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन कराओ, और ट्रांसक्रिप्शन करा के फिर राइबोसोम बाइंड करेगा, और यहाँ से बनेगी ये प्रोटीन, ठीक है। तो सोचिए कि अब सेल के, ये देखिए ये रहा सेल मेम्ब्रेन, यहाँ से आया था सिग्नल आके बाइंड किया था मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे। अब मेम्ब्रेन के अंदर इतने सारे कैस्केड चले हुए हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर जाके इस प्रोटीन का फॉर्मेशन करा रहे हैं, और ये एक अल्फा प्रोटीन है। कोई प्रोटीन है जिसका नाम अल्फा है, कुछ भी रख सकते हैं, रमेश, सुरेश, गीता, सुनीता, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन का तो नाम ही तो है, राइट। तो ये जो प्रोटीन है, ये जो आके यहाँ पे बनी है,
अब ये सिग्नल आया था, अब ये कहाँ से आया था, कैसे आया था, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग पूरा सेल सिग्नलिंग में देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, इन सब का मतलब हम लोग जानेंगे फटाफट। ओके, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं फटाफट आप लोगों को एकदम बढ़िया कलरफुल डायग्राम दिखाते हुए आगे समझाते जाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए जैसे यहाँ पे कितना अच्छा सा डायग्राम दिखाया जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि देखिए क्या है, यहाँ पे देखा हुआ कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल है जो कि अपने रिसेप्टर पे बाइंड किया, और रिसेप्टर ये देखिए मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। यानी कि आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कि ये जो रेड कलर का मॉलिक्यूल है हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है, तो ये हाइड्रोफिलिक है और इसका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। और ये देखिए ये प्रोटीन जो है, ये जो प्रोटीन दिखाया है ये मेम्ब्रेन की इस साइड भी है, इस साइड भी है, यानी इसी को बोल दिया जाता है ये जो रिसेप्टर है ना, ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो सेल सॉर्टिंग मैंने पढ़ाया है उसमें पूरा मैंने बताया है कि कैसे कैसे होता है, वो डायग्राम ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ देखिए कैसे, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हाइड्रोफिलिक रिसेप्टर होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल के जो रिसेप्टर होते हैं उनकी प्रोटीन सिस मेम्ब्रेन होती है कि ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, याद रखिएगा आप लोग। और मान लीजिए इस प्रोटीन ने, देखिए यहाँ पे रिसेप्टर अंदर एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेट होके एक्टिवेट किया इसको, इसने एक्टिवेट किया इसको, इसने एक्टिवेट किया इसको। ठीक है, और इसने जो है, अब देख लीजिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए हो सकता है ये राउंड वाला जो है ना, हो सकता है कि ये कोई काइनेज हो। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, पहले एकदम ध्यान से सुन लीजिए, फिर नोट्स बनाना होगा तो बनाइएगा। एकदम ध्यान से, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ध्यान से सुनिए, जितना आप सुनेंगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा। तो हो सकता है कोई काइनेज हो। अब काइनेज का काम क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, ये फॉस्फोराइलेशन की स्पेलिंग ये वाली गलत है। ठीक है, ये फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये वाली सही, सबसे सही स्पेलिंग, ये कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन, अब ये देखो यहाँ पे अब फॉस्फेट ऐड करना है, तो यहाँ पे भी फॉस्फेट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। मतलब अलग अलग टाइप की प्रोटीन है। हो सकता है किसी में फॉस्फेट ऐड करने से कोई एंजाइम हो जो कि एक्टिव हो जाए, या कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो जो कि एक्टिव हो जाए, या साइटोस्केलेटन की प्रोटीन हो कि एक्टिव भी हो सकती है, इनएक्टिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि फॉस्फोराइलेशन किस जगह पे हुआ है। तो ये जो है ऐसे सिग्नलिंग के हम बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसको आप लोग जूम करके जो पढ़ना होगा, मतलब वीडियो पॉज करके या जूम करके आप लोग एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रिवीजन क्लास इसलिए मैं इस पर इसको रीड नहीं करने जा रहा हूँ, मैंने आपको ये सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिग्नलिंग के क्या क्या तरीके, कैसे मतलब सेल को सिग्नल देना है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं ये मोहल्ले वाला सेल है, मतलब वहीं पे है, समझ रहे हो ना, मोहल्ले से समझ में आ रहा होगा। हाँ, मूवी वगैरह देखते होगे तो बहुत सारे डायलॉग मिलते हैं उसमें, मोहल्ले वाले या मोहल्ले वाली। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब कि बगल में सेल को बुलाया और चिट्ठी दे दिया, बहुत सिंपल सी बात है। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट है, मतलब नेबरिंग सेल है, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल। अच्छा, यहाँ देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल में यहाँ पे ये सिग्नल छोड़ नहीं रहा, मतलब ये जो सिग्नल है ना, ये यहाँ से रिलीज नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा एक और आप लोगों को एकदम इम्पॉर्टेंट बात है, एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ, यहाँ से 2 नंबर आप लोग घर पे लेके जा सकते हैं। 2 नंबर, कहीं भी इस तरह का अगर डायग्राम दिखाई देना तो उसको समझिए कि नॉच डेल्टा पाथवे है। ठीक है ना, एकदम इम्पॉर्टेंट, नॉच डेल्टा पाथवे, ये डेवलपमेंटल में पढ़ाया जाता है, तो मैं बताऊंगा आप लोग नॉच डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे ना ही सिग्नल छोड़ रहा है अपने सेल को, ना ही रिसेप्टर छोड़ रहा है अपने सेल को। ठीक है, तो एक कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट जहाँ भी आएगा ना, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको पूछ दिया कि कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग एग्जाम्पल आप लिख देंगे क्या, नॉच डेल्टा पाथवे। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, अब पैराक्राइन सेंटर, ये बगल वाले गांव में, बगल वाले मोहल्ले में सेल है। ठीक है, तो ये पैराक्राइन सिग्नलिंग है। ये देखिए, ये बिल्कुल, ये भी बगल में ही है, लेकिन इतना कॉन्टैक्ट, एकदम कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट है। और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए, हाँ, तो यहाँ देखिए पैराक्राइन है। अब ये एक सिग्नल मॉलिक्यूल है। अब अगल बगल जितनी भी सेल्स रहेंगे ना, जहाँ पे उनका रिसेप्टर होगा, सब जाके ये क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। इनको बोला जाएगा लोकल मीडिएटर। ठीक है, अच्छा एक होता है, ये देखिए सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, मतलब कि नर्वस सेल से एक टारगेट सेल पे जा रहा है, सबका रिसेप्टर है। एक होता है एंडोक्राइन, मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व रहेंगी। ठीक है,
ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व रहेंगी। एक एंडोक्राइन सेल है जहाँ से सिग्नल रिलीज हुआ, ये कोई हार्मोन हो सकता है, ठीक है। और ये जाके अब ब्लड में भी ना उसका रिसेप्टर होता है, ऐसा नहीं है कि ब्लड में उसका रिसेप्टर नहीं होता, ब्लड में भी उसका रिसेप्टर रहता है। जनरली कौन से प्रोटीन्स होती हैं? ग्लोबुलिन्स प्रोटीन होती हैं, ग्लोबुलिन्स होती है ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है सेल में, ब्लड में, वही अक्सर रिसेप्टर का काम करती है हार्मोन का, और ये जाके अपने टारगेट सेल पे बाइंड करके। एक होता है ऑटोक्राइन, ठीक है। ऑटोक्राइन आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। लेट मी शो यू समथिंग, यहाँ पे लिख दिया मैं ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि मतलब एक सेल, ठीक है, मतलब एक सेल का सिग्नल निकला है बाहर और अपने ही रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर लिया है, तो इसको बोलिएगा ऑटोक्राइन। और देखिए सबसे फेवरेट एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट एग्जाम्पल क्या होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का? टी सेल एक्टिवेशन। जहाँ कभी भी जहाँ ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये सिग्नल कौन सा होता है? IL-2, इंटरल्यूकिन 2, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो IL-2 जो होता है ना, इंटरल्यूकिन 2, ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होता है और टी सेल एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होता है। जब इम्यूनोलॉजी का समय मिलेगा, इम्यूनोलॉजी का रिवाइज कराएंगे तो हम जरूर बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ जो हमने अभी आप लोगों को ऊपर बताया सेल सरफेस रिसेप्टर, और ये क्या है? हाइड्रोफिलिक सिग्नल। तो हमेशा हाइड्रोफिलिक सिग्नल के सेल सरफेस रिसेप्टर ही होते हैं। और ये देखिए इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर होते हैं उनके लिए जो सिग्नल मॉलिक्यूल होता है वो होता है क्या? हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और सेल के अंदर उसका रिसेप्टर होता है। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक जगह दिखाऊंगा और ये बताऊंगा फटाफट, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। अच्छा यहाँ देखिए एक चीज़, यहाँ पे सेल को सरवाइव करने के लिए, देखिए सेल को सरवाइव करने के लिए सर्वाइवल सिग्नल आते हैं, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल सिग्नल ज़रूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या है कि अगर इस सेल को ग्रो भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो ये देखिए D और E ग्रोथ और डिवाइड का सिग्नल है। सर्वाइवल का सिग्नल तो मिलता ही रहेगा, सर्वाइवल का सिग्नल हटा दो, ठीक है। सर्वाइवल का सिग्नल अगर हटा देंगे तो सेल सर्वाइव कैसे करेगी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है ना कि हम कोई भी काम करें, खाना तो खाते ही हैं। खाना इसीलिए हम खाते रहते हैं कि एनर्जी बची रहेगी, तभी तो कोई काम कर पाएंगे, तभी तो आप लोग पढ़ भी पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? ग्रोथ एंड डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए क्या? डिफ्रेंशिएट होने के लिए, मतलब एक सेल टाइप दूसरे सेल टाइप में चेंज हो गई। और यही देखिए सर्वाइवल सिग्नल नहीं है तो क्या हो गई? सेल की डेथ हो गई, है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 2 नंबर के 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं? देखिए जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो एसिटाइल कोलिन ही है, देख लीजिएगा, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। लेकिन पहले इन 2 सेल की बात करते हैं। यहाँ पे हार्ट पेसमेकर सेल है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड की सेल है। अब क्या हुआ? इन दोनों सेल पे, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों सेल मेम्ब्रेन पे इसके ये जो सिग्नल है, तो सिग्नल अपने ही जैसे रिसेप्टर पे, देखिए यहाँ जो रिसेप्टर दिया हुआ है, ये जो रिसेप्टर है इसको कहा जाता है ना, देखिए बहुत आसान है। आप लोगों को गिनती आती है कि नहीं आती है? ज़रूर आती होगी गिनती। आप लोग गिन सकते हैं कि कितनी बार ये क्रॉस किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 बार क्रॉस किया है ना। इसी के लिए इसको बोलते हैं 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। 7 बार क्रॉस किया हुआ है, यानी कि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और इसीलिए इसको बोला जाता है सर्पेंटाइन। सांप के जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसीलिए इसको बोला जाता है सर्पेंटाइन रिसेप्टर, ठीक है। तो ये देखिए सर्पेंटाइन रिसेप्टर यहाँ भी है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर यहाँ भी है, ठीक है। सेम रिसेप्टर है। देखिएगा यहाँ पे एक कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ देखिए कि सेम रिसेप्टर है, सेम सिग्नल है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है? डिक्रीज रेट ऑफ फायरिंग, यानी हार्ट मसल सेल में, और यहाँ पे सिक्रीशन करा रहा है सलाइवा का, ठीक है। यानी कि सिग्नल सेम हो, रिसेप्टर सेम हो, लेकिन सेल टाइप चेंज होगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे हार्ट पेसमेकर सेल में से सलाइवा कहाँ से सिक्रीट कराएगा? ये है कि नहीं? क्योंकि सेल टाइप डिफरेंट है, सिग्नल और रिसेप्टर मॉलिक्यूल दोनों सिमिलर होते हुए भी। और यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे डिक्रीज रेट ऑफ फायरिंग कराना है। भाई सलाइवा के सेल में से, सलाइवरी ग्लैंड में से डिक्रीज हार्ट रेट कहाँ से होगा, या डिक्रीज रेट ऑफ फायरिंग कहाँ से होगा, ठीक है। यानी कि याद ध्यान दीजिए
यानी कि जब भी ये जो सेल रिसेप्टर है, रिसेप्टर और सिग्नल सेम होते हुए अगर सेल चेंज होगा तो फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए यहाँ पे देखिए सेम सिग्नल मॉलिक्यूल है लेकिन रिसेप्टर चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या करा रहा है, सलाइवा का सिक्रीशन, यहाँ क्या करा रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जो सिग्नल मॉलिक्यूल है इसका फंक्शन डिपेंड करता है कि सेल टाइप कौन सा है और रिसेप्टर कौन सा है। ओके, सेम सेल पे ही अगर डिफरेंट रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो डिफरेंट फंक्शन कराएगा, ये याद रखिएगा। और हर एक सिग्नल अपना एक रिसेप्टर, हर एक सिग्नल के लिए रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है। हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में सब बता दिया, आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिएगा। आयन, अब यहाँ पे कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, तो आयन चैनल कपल रिसेप्टर, यहाँ देखिए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अच्छा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का मतलब समझते हैं आप लोग? जी प्रोटीन का मतलब देखिए यहाँ पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, यहाँ पे क्या लिखा है, जी, तो जी ले लिया, प्रोटीन तो पी ले लिया, कपल जानते हो, कपल तो बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग, तो कपल ले लिया, और यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर का आर ले लिया, तो जी पीसीआर हो नहीं गया। देखिए तो यहाँ पे अब देखिए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, सुनिए ये है जी प्रोटीन, ये है जी प्रोटीन सॉरी ये है जी पीसीआर, और जी प्रोटीन ये है जी प्रोटीन। अच्छा, जी प्रोटीन का मतलब जानते हैं क्या होता है? जी प्रोटीन का मतलब होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन से अटैच जो रिसेप्टर होता है उसी को कहा जाता है जीपीसीआर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये कब एक्टिव होंगे कब इनएक्टिव होंगे, थोड़े ही देर में मैं बस बताते जा रहा हूँ। अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है, यहाँ पे लिखा, यहाँ कोई एंजाइम है, मतलब ये गुआनाइल साइक्लेज एडिनाइल साइक्लेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हुआ ये कि सिग्नल मॉलिक्यूल आया और वैसे ही ये एक्टिवेट हो गया रिसेप्टर, जी प्रोटीन क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। तो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करने का काम जी पीसीआर किया हुआ है और सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड किया हुआ है। तो जनरली आप ये समझ लीजिएगा कि जी पीसीआर से जो बाइंड करने वाला सिग्नल मॉलिक्यूल होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, और वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, जी पीसीआर के बारे में इतना तो आप लोगों को हो गया होगा, याद हो गया होगा। अब देखिए सिग्नल मॉलिक्यूल है एक्टिवेटेड, यहाँ देखिए एक्टिवेटेड जी प्रोटीन। अब जैसे ये एक्टिवेट होते हैं ना, जैसे ये एक्टिवेट होते हैं उसके बाद से ये जो एंजाइम इनके बगल में होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो इसमें भी एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। बीटा और गामा एक साथ रहते हैं, अल्फ़ा अलग रहता है। अब ये अल्फ़ा क्या है, कैसे काम करता है, तुरंत मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एंजाइम, ये क्या लिखा हुआ है, एंजाइम कपल रिसेप्टर। तो यहाँ पे एंजाइम कपल जानते हैं कि उसको बोलता है, क्योंकि यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी होती है इन दोनों की। जैसे ही कोई सिग्नल मॉलिक्यूल इन पे बाइंड कर लेता है, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन करते हैं ये, और एक खुद को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो देखिए सिग्नल आया, सिग्नल आने के बाद से, अच्छा जनरली जो आरटीके होता है ना, देखिए एंजाइम कपल रिसेप्टर का एक एग्जांपल है आरटीकेज, मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। मतलब टायरोसिन काइनेज का मतलब क्या हुआ, टायरोसिन जहाँ रहेगा वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा, ओके। तो यहाँ देखिए सिग्नल मॉलिक्यूल जो है आया। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो दो रिसेप्टर थे, देखिए एक रिसेप्टर ये है, एक रिसेप्टर ये है, तो दोनों रिसेप्टर एक साथ जुड़ गए ना, यानी यहाँ पे इसको कह दिया जाएगा रिसेप्टर डाइमेराइजेशन, रिसेप्टर डाइमेराइजेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है 2 नंबर में रिसेप्टर डाइमेराइजेशन किस में होता है, तो बोल दीजिए किस में, एंजाइम कपल रिसेप्टर में। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब में हो ही, लेकिन यहाँ पे होगा, मतलब होगा तो इसी में होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ मॉलिक्यूलर स्विच होते हैं, जैसे सिग्नलिंग बाय फॉस्फोराइलेशन एंड सिग्नलिंग बाय जीटीपी बाइंडिंग। यहाँ देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई सिग्नल आया और यहाँ पे एक प्रोटीन है जो कि ऑफ है, तो सिग्नल आने की वजह से यहाँ पे एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज। अब ये प्रोटीन काइनेज आपको दिखाई देंगे आगे चल के, याद रखिएगा। तो ये प्रोटीन काइनेज है, काइनेज का मतलब कि फॉस्फोराइलेशन कराने वाला। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेशन कराएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये देखिए ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या हुआ कि एटीपी और एडीपी, तो होगा ये कि यहाँ से ये देखिए होगा ये कि यहाँ पे काइनेज क्या करेगा, यहाँ से एक फॉस्फेट लेके स्क्वाड कर देगा और ये एक्टिवेट हो गया। और यही अगर काम नहीं करा रहे हैं इससे, तो इस फॉस्फेट को यहाँ से हटा देना है, यानी कि यहाँ पे काम करेगा प्रोटीन, फॉस्फेटेज फिर ये ऑफ हो गया, तो सिग्नलिंग बाय फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, एक होता है मान लीजिए ये जीडीपी बाउंडेड है तो ऑफ है, तो यहाँ पे जैसे ही सिग्नल आएगा जीटीपी बाउंड हो जाएगी। यहाँ से जीडीपी को हटाया जाता है, ना कि जीडीपी में फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है। जीडीपी को हटा दिया गया, जीटीपी बाइंड कर लिया इस प्रोटीन से, जीटीपी बाइंड करने के बाद से इस प्रोटीन से एक्टिवेट हो गया, सिग्नल आउट हो गया, जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हो गई, फिर से ऑफ हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर स्विच का काम करते हैं। इसीलिए देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये लिखा है गैप, जीटीपीएज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे जीटीपेज एक्टिवेटिंग
एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या है, GEF। GF तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे GEF आ गया है, GEF, गुआनिन एक्सचेंज, गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर, गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर। तो होता क्या है, देखिए ऑफ है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे ऑफ है, GDP जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर मतलब GDP को हटाएगा और GTP को जोड़ देगा, जोड़ दिया, अब ये एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे आता है GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जो कि GTP से एक फॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया GDP, तो ये ऑफ हो गया। तो ये एक तरह से मॉलिक्यूलर स्विच का काम करते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि अ सीक्वेंस ऑफ 2 इनहिबिटरी सिग्नल प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव सिग्नल, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए ए जो है इनहिबिट करता है बी को और बी जो है इनहिबिट करता है सी को, ठीक है। यानी ए ने अगर बी को इनहिबिट कर दिया तो सी अपने आप एक्टिवेट हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 इनहिबिटरी पाथवे हैं ना, यानी कि बी का काम है सी को इनहिबिट करना और ए का काम है बी को इनहिबिट करना। तो अगर ए काम कर दे तो बी काम नहीं करेगा, बी काम नहीं करेगा तो ये एक्टिवेट हो गया। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्रोटीन सिग्नल है, पहले मैं ए वाले को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक इनहिबिटरी प्रोटीन अटैच्ड है, इस यहाँ पे देखिए इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर, मतलब इसको क्या करना है ना, ये जो ग्रीन वाली प्रोटीन है ये जाती और न्यूक्लियस में ये जो गंगाधर बैठा हुआ है, ठीक है, इस पे बाइंड कर लेती है, कहती है भैया तुम ट्रांसक्रिप्शन करो, प्रोटीन बनाओ, शक्तिमान बनाओ जल्दी से। तो होगा ये कि यहाँ पे ये देखिए ये जो फैक्टर है ना ये इनहिबिटेड है बाय इनहिबिटर प्रोटीन, एक प्रोटीन काइनेज आया। अब ये प्रोटीन काइनेज कैसे एक्टिवेट हुआ होगा इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि होता ये है कि ये जो इनहिबिटर है इसको यहाँ से हटाना है। अब क्या कर दिया जाएगा ना, ये देखो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज जो है, ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, इस पे फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ही देखिए यहाँ पे इनहिबिटर प्रोटीन है, इस पे फॉस्फेट ऐड कर दिया गया, फॉस्फेट ऐड कर दिया गया तो इसकी एफिनिटी हट गई इससे और ये जाएगा और जीन एक्सप्रेशन कराएगा। अब ये प्रोटीन काइनेज कैसे एक्टिवेट हुआ होगा, हो सकता है कि उसके ऊपर कोई प्रोटीन होगी जो इसको एक्टिवेट की होगी, हो सकता है कि ये कोई ए प्रोटीन है, या हो सकता है कोई बी प्रोटीन ए को एक्टिवेट की होगी और ये बी प्रोटीन एक्टिवेट हुई होगी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे कोई सिग्नल जाके बाइंड किया होगा, तो ये सिग्नल ने बी को एक्टिवेट किया, बी ने ए को एक्टिवेट किया, ए ने प्रोटीन काइनेज बनाया, प्रोटीन काइनेज ए ने इसको ऐसे फॉस्फोराइलेट कर दिया। अच्छा, एक ऐसा हो सकता है कि प्रोटीन काइनेज ए क्या करे, इनहिबिट, देखिए हुआ क्या, प्रोटीन काइनेज ने क्या किया, इनहिबिटर प्रोटीन को इनहिबिट कर दिया जिसका काम था ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर को रोक के रखना। तो अगर प्रोटीन काइनेज काम करेगा तो इनहिबिटर प्रोटीन काम करना बंद कर देगा, जब इनहिबिटर प्रोटीन काम करना बंद कर देगा तो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर अपने आप काम करना शुरू कर देगा और इसके वजह से जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि इनसाइड इनएक्टिव इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन होती हैं, ठीक है। जब सिग्नल आता है तो एक एक्टिवेट करता है दूसरे को, दूसरा तीसरे को, डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग हो जाती है। वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों एक्टिवेट होकर किसी दूसरे को, किसी चौथे को एक्टिवेट करते हैं तीनों एक साथ, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही असेंबली ऑफ सिग्नल कॉम्प्लेक्स एंड द फॉस्फेटिडिल इनोसिटाइड डॉकिंग साइट, मतलब होता ये है कि इनएक्टिव रिसेप्टर है और यहाँ पे स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही सिग्नल बाइंड करता है वैसे ही यहाँ पे एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया। देखिए पहले कितना फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है, जैसे ही एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया गया यहाँ पे इनएक्टिव इंट्रासेलुलर प्रोटीन है जो जाके क्या कर लेंगे, बाइंड कर लेंगे। तो देखिए ये इनका एग्जाम्पल भी आगे दिखेगा, ये सबके एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा। 3 फॉस्फेट हो गया ना, यानी इसको हम IP3 बोल सकते हैं, 3 फॉस्फेट हो गया। तो वैसे अभी ये क्लियर नहीं है लेकिन आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो हुआ क्या कि यहाँ पे ये देखिए, ये जो एक्टिवेटेड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसने क्या किया कि ये दोनों एक्टिवेट हो गए और ये दोनों एक्टिवेट हो गए, डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग कराए। अब ये डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग करा के हो सकता है कि किसी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कराएं और वो प्रोटीन काइनेज जो है फर्दर जाके कोई डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग कराए, जीन का रेगुलेशन कराने के लिए वो काम कर सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल,
ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल जो है रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ। रिसेप्टर एक्टिवेट होके क्या हुआ कि इसने एक्टिवेट होके यहाँ पे एक प्रोटीन है IRS1। IRS1 का फुल फॉर्म है, मैं अभी देख के बताता हूँ कि IRS1 का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। इंसुलिन ऐसे ही कुछ है, भूल गया मुझे, चलिए कोई बात नहीं। ये IRS1 है, इस पे डॉकिंग साइट है, मतलब देखिए फॉस्फेट ऐड है ना यहाँ पे PTP डोमेन है और यहाँ पे PH डोमेन। अच्छा याद रखिएगा ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कि ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए फॉस्फोनिस्टाइड डॉकिंग साइट जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इससे बाइंड करने का काम IRS प्रोटीन का PH डोमेन करता है। और यहाँ देखिए यहाँ पे एक और प्रोटीन आ गई जिसका नाम है ये GRB2, ठीक है। GRB2 में HS2 डोमेन होता है, HS3 होता है। ये तो नेट का और गेट का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये कि HS2 डोमेन किससे बाइंड करता है IRS1 से, HS3 किससे बाइंड करता है SOS से। SOS का मतलब क्या हुआ, सन ऑफ सरदार, इसका मतलब होता है सन ऑफ सेवनलेस। अब सन ऑफ सेवनलेस कहाँ से आया है, ये आया है आई फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, ठीक है। वो कैसे होगा वो हम बताएंगे आप लोगों को। इसका फुल फॉर्म होता है सन ऑफ सेवनलेस, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसका फुल प्रोटीन है, तो ये क्या करेगा, SS3 बाइंड करेगा SOS से और हमेशा इसका भी PH डोमेन इससे बाइंड करेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको दिखाई देंगे। अच्छा यहाँ पे भी देख लीजिए, हो सकता है कि कोई जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे Y प्रोटीन है। अच्छा इसको एक क्या हुआ कि A सिग्नल मिला, A सिग्नल मिलने की वजह से फॉस्फेट ऐड हो गया, फिर भी ये काम नहीं करेगा, कहेंगे नहीं 2-3 सिग्नल हमको मिल जाए तब हम काम करेंगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि एक टॉफ़ी में नहीं काम चलता है हमको, तो एक टॉफ़ी के साथ एक मुक्का भी चाहिए होता है, तब वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या 2 टॉफ़ी मिल जाए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि B सिग्नल है और ये सिग्नल जो दिखाई A और B दोनों सिग्नल आ गया, तो यहाँ पे सिग्नल का इंटीग्रेशन हो गया। अब ये कन्फर्म, ये Y प्रोटीन जो है कन्फर्म हो गया कि नहीं अब हमको काम करना है, हमको जो काम दिया गया वो करना है, तो डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यही हमने सिग्नल इंटीग्रेशन जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई डायग्राम दिया रहेगा तो आप उसी को समझ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल है जो 2 काम कर सकता है। या तो ये कर सकता है कि कोई ऐसी प्रोटीन बनाए जो कि जाके DNA से RNA बनाए, या जो साइटोसॉल में कोई प्रोटीन हो उस प्रोटीन को अल्टर्ड करा दे, ठीक है। तो जो साइटोसॉल में प्रोटीन, मान लीजिए जो प्रोटीन एक पहले से बनी हुई है उसमें सिर्फ फॉस्फेट ऐड कराना है या रिलीज कराना है, तो वो एक्शन तो बहुत फास्ट होगा ना। और जिसमें ट्रांसक्रिप्शन कराइए, प्रोसेसिंग कराइए, ट्रांसलेशन कराइए, उसकी फोल्डिंग कराइए, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर करा के तब प्रोटीन बनाएंगे, तो उसमें टाइम लगेगा ना। इसलिए साइटोसॉलिक रिस्पॉन्स हमेशा फास्ट होता है और न्यूक्लियर रिस्पॉन्स हमेशा स्लो होता है। इस डायग्राम से आपको इतना ही समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर मान लीजिए लगातार सिग्नल मिल रहा है, जैसे आप लोग हैं अभी, आप लोग आराम से रिवाइज कर रहे हैं इसको, लेकिन मैं एक ही फ्लो में बोलते जा रहा हूँ, तो आपका जो सुनने वाला रिसेप्टर होगा ना वो डिसेंसिटाइज हो गया होगा, वो कह रहा होगा कि अब नहीं सुनेंगे, कंटिन्यूसली बोलते जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक। अब होता है इसमें ये क्या है, अब मान लीजिए कोई सिग्नल कंटिन्यूस नहीं मिल रहा है, सेल को कोई सिग्नल कंटिन्यूस नहीं मिल रहा है, अब उस सेल को सिग्नल नहीं चाहिए। तो जब अगर उस सेल को सिग्नल नहीं चाहिए, ठीक है, और सिग्नल बाहर से आ ही रहा है, तो वो क्या करता है ना कि अपने रिसेप्टर को ऐसा वो मॉडिफाई करता है कि वो सिग्नल लेना ही बंद कर दे। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5 टाइप हैं, इन 5 टाइप में से कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। क्या क्या पूछा जा सकता है, देखिए यहाँ पे इसको बोला जाता है रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन। अच्छा हम लोग तो बहुत सेंसिटिव हैं, थोड़ा भी एग्ज़ाम का नाम आता है तो तुरंत पढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन कैसे होगा, तो ये एक हो सकता है, यहाँ देखिए रिसेप्टर है और जैसे ही कोई सिग्नल इस पर बाइंड किया, आई होप कि दिखाई दे रहा होगा, हाँ देखिए जैसे ही कोई सिग्नल इसको बाइंड किया, इसको एंडोसाइटिक वेसिकल्स बना के, अब देखिए एंडोजोम बना ना, अब मान लीजिए यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एंडोजोम जो बना होगा
वो कैसे, वो कौन सी कोटेड वेसिकल होगी, तो वो क्लैथरीन कोटेड वेसिकल होगी। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। और इससे रिलेटेड, इससे जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन के लिए हम कौन सी कोटेड वेसिकल यूज़ कर सकते हैं, तो क्लैथरीन कोप 1 कोप 2, तो क्लैथरीन कोटेड वेसिकल। प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं की है तो उसका वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिसमें हमने बताया है प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में। तो एक ये मेथड हो गया रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन। मतलब यहाँ क्या हुआ कि रिसेप्टर ने जैसे ही सिग्नल से बाइंड किया, जैसे मान लीजिए कि कोई रिश्तेदार आया है आपके घर में, और वो आया है, नहीं आए हैं, इज्जत से बोलना पड़ेगा, कोई रिश्तेदार आपके घर में आए हैं और वो बिस्किट लेके आए हैं, और आप दौड़ के गए और बिस्किट पकड़ लिए। तब तक मम्मी दूर से देख रही हैं कि बिस्किट ले लिया है या ले ली है, और एक खाएगी तो इसका दांत खराब हो जाएगा। तो मम्मी ने पकड़ा, बिस्किट को छीन लिया और फिर से आपको जाकर रिश्तेदार के सामने खड़ा कर दिया। बस यही होगा। ये मतलब यहाँ पे कोई सिग्नलिंग होगी ही नहीं, कोई सिग्नल नहीं होगी, यहीं पर रुक जाना है इनको। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक काम ये होगा कि आप बिस्किट लाने गए, आपको पहले से पता है कि नहीं खाना है, मम्मी ने देखा, पकड़ के कूट दिया आपको। ठीक है, पकड़ के कूट दिया अच्छे से। रिसेप्टर और सिग्नल मॉलिक्यूल दोनों का यहाँ पे लाइसोसोमल डिग्रेडेशन होता है, तो रिसेप्टर और सिग्नल मॉलिक्यूल दोनों का। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हुआ यहाँ पे, इसको बोला जाएगा रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। याद रखिए, नाम याद रखिएगा, कहानी मेरी याद रहे या ना रहे, नाम याद रखिएगा, यही 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और ये कौन सा तरीका है, एक तरीका है रिसेप्टर इनएक्टिवेशन। मतलब कि जैसे ही सिग्नल ने बाइंड किया, रिसेप्टर को यहीं से इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा, हिलना नहीं है यहाँ से। ठीक है, अंदर कोई काम नहीं करना है, रिसेप्टर इनएक्टिवेशन। अब कहानी इसकी आप अपने मन से बना लीजिएगा, कोई अच्छी कहानी होगी तो आप लोग कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब क्या हुआ कि ये काम है इनएक्टिवेशन ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन। मतलब कि भाई रिसेप्टर बाइंड करके किसी दूसरे को सिग्नल देगा ना इंट्रासेलुलर, तो जिसको सिग्नल देगा, मान लीजिए जैसे कि IRS1 था, IRS1 को ही इनिबिट कर दो। जैसे ऊपर हम लोग देखें ना IRS1, उसी को इनिबिट कर दो। या जो adjustive डोमेन था या जो SOS था, उसी को इनिबिट कर दो। ठीक है, और एक होता है इनहिबिटरी सिग्नल। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो सिग्नल जाती है उसी सिग्नल को इनिबिट कर दो, प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटरी प्रोटीन। तो ये 5 तरीके हैं रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन के। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अच्छा अब बात करेंगे GPCR की। देखिए 1 2 3 4 गिनती आती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, अच्छे से पता है आप लोगों को। और ये अटैच होता है G प्रोटीन से। देखिए G अल्फ़ा, जिसमें GDP बाउंडेड रहता है, और यहाँ पे AH डोमेन है। और जैसे ही GDP हटा के GTP ऐड कर देंगे ना, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और बीटा और गामा एक साथ रहते हैं, और मेम्ब्रेन से अटैच अल्फ़ा और गामा ही रहते हैं, बीटा अटैच होता है गामा से। तो आप लोग ये डायग्राम भी देख सकते हैं, खूब बढ़िया से आपको दिख रहा है। ये GDP है, GDP बाइंडिंग साइट, ये बीटा है, और ये गामा। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ देखिए हुआ क्या, ये रिसेप्टर है, इनएक्टिव है ना। रिसेप्टर इनएक्टिव है। अब ये जो क्या हुआ, रिसेप्टर इनएक्टिव है, तो ये G प्रोटीन भी इनएक्टिव है। जैसे सिग्नल आके बाइंड किया है किस पे, रिसेप्टर पे। कौन सा रिसेप्टर है, GPCR है। ये GPCR है, मतलब सरपेंटाइन होगा ना, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो देखिए क्या हुआ, ये बाइंड किया, जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, वो G प्रोटीन को कहेगा कि हमको सिग्नल आया है और तुमको यहाँ से GDP हटाना पड़ेगा और GTP को बाइंड करना पड़ेगा। जैसे ही GTP बाइंड किया, इफेक्टर एक्टिवेशन होगा। मतलब ये बीटा और गामा भी एक्टिवेट हो गए और अल्फ़ा भी एक्टिवेट हो गया। इसको कोई और नहीं चाहिए, बस ये अल्फ़ा से छूट जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इफेक्टर एक्टिवेशन हो गया। अब यहाँ पे अच्छा ATP से एडिनाइल साइक्लेज क्या बनाता है, साइक्लिक AMP, और साइक्लिक AMP फॉस्फोडाइस्टरेज फिर से इसको AMP में कन्वर्ट करता है। खैर कोई बात नहीं, वो तो जानते होंगे आप लोग। यहाँ देखिए सम हार्मोन्स इंड्यूस सेल रिस्पॉन्स मेडिटेड साइक्लिक। अच्छा कहाँ साइक्लिक AMP की जरूरत पड़ती है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, याद रखिए। कौन कौन सा हार्मोन में साइक्लिक AMP मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, तो देखिए TSH कहाँ सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ACTH भी एंटीरियर पिट्यूटरी, ल्यूटिनाइजिंग भी एंटीरियर पिट्यूटरी है। एड्रेनलिन कहाँ से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। पैराथॉर्मोन कहाँ से होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से। एड्रेनलिन, ग्लूकागॉन, वैसोप्रेसिन, ये देखिए ये कहाँ से, पेनक्रियाज से, है ना। और वैसोप्रेसिन ADH याद करिएगा, ADH कहाँ सिक्रीट होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से। सिंथेसाइज कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में, है ना।
याद रखिएगा एडीएच और ऑक्सीटोसिन यही दोनों सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में और सिक्रीट होते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस से, ठीक है। एड्रेनलिन, एसीटीएच, ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सब का रिस्पॉन्स जो है साइक्लिक एमपी के थ्रू मेडिएट होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन समझ में आए तो सही है, समझ में आए तो लाइक एंड शेयर, और क्या। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लेंगे, समझ में आए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साइक्लिक एमपी क्या करता है, साइक्लिक ये बहुत ज़्यादा, ये 4 नंबर और 2 नंबर सब में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज ए। प्रोटीन काइनेज ए कई तरह का सुनेंगे, प्रोटीन काइनेज ए और प्रोटीन काइनेज सी भी सुनेंगे आप, टाइप है प्रोटीन काइनेज का। तो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए में देखिए इनएक्टिव कैटालिटिक डोमेन है और रेगुलेटरी डोमेन है। रेगुलेटरी डोमेन का मतलब ये है कि यही इसको रेगुलेट करती है। अब साइक्लिक एमपी आके रेगुलेटरी डोमेन पे बाइंड कर लिया, तो रेगुलेटरी डोमेन पे बाइंड करने की वजह से कैटालिटिक डोमेन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ओके, अब देखिए एक पूरा सिग्नलिंग समझाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक सिग्नल मॉलिक्यूल आके बाइंड किया है जीपीसीआर पे, और जीपीसीआर पे बाइंड करने के बाद से देखिए यहाँ पे जीपीसीआर पे बाइंड करने के बाद से हुआ ये कि इसने एक्टिवेट किया जी प्रोटीन को। यहाँ पे एटीपी देखिए बाउंड कर लिया कि नहीं, यही तो मैं बता रहा था, एटीपी बाइंड कर लिया। यहाँ एक्टिवेट हुआ एडिनाइल मतलब एक्टिवेटेड एडिनाइलाइल साइक्लेज, और इसने क्या किया, यहाँ पे जो एडिनाइलाइल साइक्लेज होता है वो एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एमपी में। साइक्लिक एमपी ने बाइंड किया इस प्रोटीन काइनेज ए के रेगुलेटरी साइट पे, और कैटालिटिक सबयूनिट फ्री हो गया। अब कैटालिटिक सबयूनिट जाएगा, देखिए यहाँ पे ये रहा ना कैटालिटिक सबयूनिट। अब देखिए क्या हुआ, कैटालिटिक सबयूनिट अंदर आया है प्रोटीन काइनेज ए, और यहाँ पे यहाँ देखिएगा, यहाँ बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब ये क्या करता है, यहाँ पे इनएक्टिव क्रैब है, ठीक है, CREB, बताता हूँ क्या है ये। देखिए यहाँ पे क्रैब को फॉस्फोराइलेट करता है। जैसे क्रैब को फॉस्फोराइलेट करता है तो फॉस्फोराइलेटेड क्रैब पे CBP बाइंड कर लेता है, और जैसे ये बाइंड कर लेता है ये जाके बाइंड कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड के एक साइट पे, जहाँ से ये हेल्प करते हैं जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो बाइंड कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड पे, वो तभी बाइंड करेंगे जब ये क्रैब फॉस्फोराइलेट होगा। अब फॉस्फोराइलेट कब होगा, जब यहाँ पे प्रोटीन काइनेज आके बाइंड करेगा। प्रोटीन काइनेज कब आएगा, जब यहाँ पे साइक्लिक एमपी बाइंड करेगा। साइक्लिक एमपी कब बनेगा, जब सिग्नल मॉलिक्यूल आके बाइंड किया होगा। तो देखिए इसीलिए ये जो यहाँ जो न्यूक्लिक एसिड है इसका ट्रांसक्रिप्शन तभी हो सकता है जबकि एक प्रोटीन आके बाइंड करे जो कि साइक्लिक एमपी के थ्रू एक्टिवेटेड हो। इसीलिए इस रीजन को कहा जाता है, मतलब ये जो डीएनए का रीजन जहाँ पे प्रोटीन बाइंड करती है इसको कहा जाता है साइक्लिक एमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट, CRE, साइक्लिक एमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट। और इस रिस्पॉन्स एलिमेंट से बाइंड करने वाली जो प्रोटीन होती है उसको कहा जाता है क्रैब, ठीक है। तो साइक्लिक एमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। और ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जब ये एक्टिवेट हो जाती है मतलब फॉस्फेट ऐड हो गया, तो यहाँ पे आता है क्रैब। क्रैब मतलब CBP, क्रैब मतलब CBP यानी कि CBP यानी कि क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन, और तब जाके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए सिग्नल आया, GPCR एक्टिवेट हुआ, GPCR एक्टिवेट होकर एडिनाइलाइल साइक्लेज एक्टिवेट किया, इसने साइक्लिक एमपी बनाया, वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया, वो अंदर जाके क्रैब को एक्टिवेट किया, क्रैब पे CBP बाइंड किया, ये दोनों जाके बाइंड किए सही CRE पे, और फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे सम सेल्स रिस्पॉन्स इन विच GPCR एक्टिवेट PLC बीटा, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, वैसोप्रेसिन, देखिए वैसोप्रेसिन, एस्टाइलकोलिन, ये कहाँ पे हैं ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लीवर, पैंक्रियाज, स्मूथ मसल, ब्लड, ये सब पता होगा आप लोगों को, नहीं पता होगा तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे ये फॉस्फोलिपिड है। अब फॉस्फोलिपिड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉस्फेट ये जुड़ा हुआ है, एक फॉस्फेट ये जुड़ा हुआ है, और ये जो फॉस्फेट है ना, ये फॉस्फेट ये मेम्ब्रेन का है, इसलिए इसको कहा जाता है PI4,5 बिस फॉस्फेट, मतलब 2 डिफरेंट जगह पे जुड़ा हुआ है तो बिस फॉस्फेट। अब ये जो फॉस्फेट है वो मेम्ब्रेन का है, ये अलग से जाके इस पे जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक काम करता है एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज C बीटा। अच्छा, C बीटा जो है ये क्या करता है कि यहाँ से तोड़ देगा इसको, देखिए यहाँ से तोड़ देगा, यानी तोड़ेगा तो 3 फॉस्फेट हो गया ना, यानी कि ये जो
फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट हो गया कि नहीं, ये आइनोसिटॉल है, इसके पास 3 फॉस्फेट, इसलिए इसको बोला जाता है आइनोसिटॉल 1,5,4 ट्रिस फॉस्फेट। सॉरी, ट्राई नहीं बोल सकते, ट्राई तब बोलेंगे जब यहीं पे 3 फॉस्फेट एक ही जगह पे होता, अलग अलग पोजीशन पे, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिस फॉस्फेट, इसको बोलेंगे ट्रिस फॉस्फेट। अच्छा एक काम देखिए, IP3 का फॉर्मेशन होता है, IP3 जाके कैल्शियम को रिलीज कराने का काम करता है, लेकिन कीप इन माइंड जब ये नॉर्मली हम लोग जनरल पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे PLC बीटा बोल रहे हैं, जब हम लोग फर्टिलाइजेशन यानी मैमल्स के केस में जब देखते हैं, मैमल्स के केस में जब फर्टिलाइजेशन होने के मतलब जो सेल सिग्नलिंग होती है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वहाँ पे जो फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट होता है वो होता है सी गामा एक्टिवेट होता है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे फॉस्फेट तो हट गया ना, अब बस 2 फैटी एसिड बचे हुए हैं, इसी को बोला जाता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल, और ये भी सेकेंडरी मैसेंजर। अच्छा हाँ, सेकेंडरी मैसेंजर तो हमने बताया ही नहीं, जितने भी हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं वो अंदर तो नहीं आ सकते, वो अंदर जाके किसी प्रोटीन को एक्टिवेट करा सकते हैं, उनको कहा जाता है सेकेंडरी मैसेंजर। मतलब देखिए क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये एक सेल है, सेल के बाहर एक रिसेप्टर है, देखिएगा सेल के बाहर एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर पे सिग्नल बाइंड किया, अभी अंदर नहीं जा सकता, तो हो सकता है ये एक्टिवेट करे इसको, ये एक्टिवेट करे इसको, ये एक्टिवेट करे इसको, और तब जाके ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करे, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे अगर इसको प्राइमरी मैसेंजर बोलेंगे, इसको सेकेंडरी बोलेंगे, इसको टर्शियरी बोलेंगे, या इसको क्वाटरनरी बोलेंगे, नहीं, ध्यान रखिएगा, अंदर चाहे जितना भी कैस्केड हो सबको सेकेंडरी मैसेंजर बोला जाता है। ऐसा नहीं कि इसको प्राइमरी बोल दिया, इसको सेकेंडरी, इसको टर्शियरी, इसको क्वाटरनरी, पेंटेनरी, ऐसा मत बोलिएगा, अंदर जितने भी होंगे सबको सेकेंडरी मैसेंजर ही बोला जाता है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, तो ये देखिए IP3 बना ना, ये जो IP3 बना है ये एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर ही है, ये जो डैग बना है ना ये भी एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर ही है, बट ऑल ओवर द सेल बायोलॉजी, ऑल ओवर द सिग्नलिंग, एक डाइएसाइल ग्लिसरॉल ही एक ऐसा, मेरे नॉलेज के हिसाब से, आप लोग कोई और होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कि डाइएसाइल ग्लिसरॉल ही एक ऐसा सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बाकी सब के सब साइटोसॉल में घूम सकते हैं, तैर सकते हैं, जा सकते हैं कहीं भी। एक डाइएसाइल ग्लिसरॉल है जो कि एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज सी को, और ये क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज कराने का काम करता है, ठीक है। तो यही देखिए बहुत आसान हो गया आप समझने के लिए, सिग्नल मॉलिक्यूल आया, इसने जी अल्फा को एक्टिवेट किया, इसके वजह से फॉस्फोलाइपेज सी भी, तो देखिए अब नहीं, इसका काम तो था एक्टिवेट कराना एडिनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कराना, जो कि क्या कर रहा था, ATP से बना रहा था साइक्लिक AMP, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करने के लिए। अब ये बीटा और गामा क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कराते हैं किसको, एक्टिवेटेड फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, ये क्या करते हैं, ये PIP2 को यहाँ से कट कर देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा IP3 में, इनोसिटॉल ट्रिस फॉस्फेट, और ये डैग। अब ये IP3 जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अच्छा ये देखिए, कैल्शियम स्टोर करने का काम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से कैल्शियम रिलीज हुआ और ये जाके बाइंड करता है ये प्रोटीन काइनेज सी पे, प्रोटीन काइनेज सी दोनों से जब डैग से बाइंड कर लेगा और कैल्शियम से बाइंड कर लेगा, इट विल गेट एक्टिवेटेड और ये जाके किसी का फॉस्फोराइलेशन करा देगा। जैसे प्रोटीन काइनेज ए क्या कर रहा था, वो साइकिल के MP से बाइंड करके एक्टिवेट हो रहा था, वैसे प्रोटीन काइनेज सी किससे एक्टिवेट होगा, कैल्शियम और डैग के बाइंड करने से एक्टिवेट होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग स्क्रीन पॉज करके आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताएगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के समय पे दिखाया गया है कि जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ही कैल्शियम का लेवल यहाँ पे बढ़ता जाएगा, देखिए फ्लोरेसेंस इसकी बढ़ती जा रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, वो बाद बताएंगे। कैल्शियम काम करता है विद द हेल्प ऑफ कोलमुडुलिन, एक प्रोटीन होती है, यहाँ पे N और C टर्मिनल होता है जहाँ पे 4 कैल्शियम बाइंड करते हैं, देखिए यहाँ, ठीक है, और ये प्रोटीन को एक्टिवेट कराने का काम करते हैं। अब इसमें मैं क्या इंपॉर्टेंट बता दूँ, ये कोलमुडुलिन नाम है इसका, ठीक है। जब कैल्शियम बाइंड करता है तो एक्टिवेट हो जाता है, कैल्शियम जब रिलीज भी करा देंगे ना आप, फिर भी ये 80% तक एक्टिवेटेड रहता है, ठीक है। अच्छा ये डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग कि जब डार्क कंडीशन रहता है तो सेल डीपोलराइज रहती है, और जब लाइट कंडीशन रहता है सेल हाइपर पोलराइज हो जाती है। ये जब मैं इसका मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा, इसका मैकेनिज्म समझाने में ही 2 घंटे लगते हैं, तो मुझे मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए बस जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसको बताने में तो पूरा का पूरा 2-2.5 घंटे का समय लगता है। बहुत सारे कैस्केट्स हैं, बहुत सारे नाम है इसमें बताने के लिए, तो वो मैं अभी इसको नहीं बता सकता क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। तो आगे देखिए यहाँ पे
कि इनएक्टिव रोडोप्सिन कैटायंस, ये याद रखिएगा कि जब डार्क रहता है, ये रॉड सेल की बात है, जैसे हमको अंधेरे में जब दिखाई देता है, ठीक है, तो हमको कलरलेस दिखाई देता है, ब्लैक एंड वाइट। रात ऐसा नहीं है कि रात में हमको दिखाई नहीं देता, बिल्कुल दिखाई देता है, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है रॉड सेल्स की वजह से, ठीक है। और ये बस इतना ही है, बाकी स्क्रीन पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है ना, जो अल्फ़ा बीटा गामा, वो कौन कौन सी होती हैं? सम फैमिली, देखिए फैमिली 1 2 3 4 4 हैं। तो जीएस जो होता है वो फैमिली 1 का मेंबर है। जी ऑल्फैक्टरी, ये स्टिमुलेटरी है, ऑल्फैक्टरी है, इनहिबिटरी है। ये ट्रांसड्यूसिन, देखिए ये ऊपर वाले जो अभी हम लोग पढ़े रॉड सेल्स में, उसी में इसका रोल होता है। तो इसको स्क्रीन पॉज करके, और ये क्या क्या सम फंक्शन जो लिखा हुआ है, प्लीज़ आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं मिस नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, आप इसको अच्छे से देख के समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाया है एक सिग्नल के बारे में। यहाँ देखिए कि एसिटाइल कोलिन आया, GPCR पे बाइंड किया, यहाँ से IP3 बना, देखिएगा IP3 ने कैल्शियम बनाया, कैल्शियम रिलीज कराया, और ये क्या करता है, नॉस को, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को एक्टिवेट करता है, और ये बनाता है नॉस। नॉस एक गैस है ना, किससे बनता है? आर्जिनिन से। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। पूछ दिया जाता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन किससे होता है, तो होता है नॉस से, ठीक है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है क्या करता है, ये बगल वाली सेल में ये देखिए गैस है ना, तो इसको कोई रोक नहीं सकता, और इसका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है, और ये जो रिसेप्टर उसका नाम है गुआनाइल साइक्लेज। तो देखिए ये नॉस जो है, इसका जो रिसेप्टर है वो एक तरह का एंजाइम भी है। तो गुआनाइल साइक्लेज क्या करेगा, इस पर बाइंड कर लेगा, देख लीजिए, इस पर गुआनाइल साइक्लेज इस पर बाइंड कर लेगा, गुआनाइल साइक्लेज पे नाइट्रिक ऑक्साइड बाइंड कर लेगा, और गुआनाइल साइक्लेज, देखिए साइक्लेज जैसे एडिनाइलाइल साइक्लेज था ना, वो ATP से साइक्लिक AMP बनाता था, वैसे ये GTP से साइक्लिक GMP बनाएगा, और स्मूथ, देखिए स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ये है, ये टॉपिक बड़ा है, ये पूरा हम बताते हैं। इसका अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो इसमें सिंडेल्फाइल, वियाग्रा का रोल वगैरह सब कुछ बताया गया है, यहाँ पे कैसे कैसे ये काम करता है। खैर उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जितना काम की चीज़ है उतना ही जान लिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब इसके आगे जो है, हाँ, ये अब शुरू हो जाएगा RTK मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं RTK के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जितना भी बताया है उसको खूब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।